ओके, दिस इज सुबोध पांडे और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक किस चैप्टर के अंदर था? ये चैप्टर हमारा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर चैप्टर था इलास्टिसिटी और उसके अंदर का एक टॉपिक था जो यंग मॉडुलस। और अब हम यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपनी लैब में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लैब में एक ऑपरेटर्स यानी कि एक सेटअप तैयार करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम में यहाँ पर दो वायर दिए हुए हैं। ये हमारा वायर ए है और ये है हमारा वायर बी। तो एक वायर ए है और दूसरा है हमारे पास वायर बी है। अब जो ए वायर है वो रेफरेंस वायर है, ध्यान देंगे। तो ए वायर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रेफरेंस वायर। रेफरेंस वायर का मतलब ये है वो सपोर्ट का काम करता है, इसके अलावा और कुछ उसका मेन यूज नहीं है। हाँ, उसमें एक स्केल भी लगा रहता है, ठीक है ना। अब ये स्केल कैसा होता है? ये स्केल एक स्पेशल टाइप का स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। बहुत हो गया। वर्नियर स्केल की हेल्प से हम रीडिंग निकालते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। आगे की कहानी सुनते हैं भैया। हाँ वही अपनी राम कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वायर लेने वाले हैं जो कि रेफरेंस वायर है। रेफरेंस वायर जिसकी लेंथ 2 या 3 मीटर हो सकती है। अब ये 2 या 3 मीटर का एक वायर है, रेफरेंस वायर है, जिसको हम बोले हैं वायर ए। ये देखिए वायर ए, ठीक। अब इसको क्या किया गया है? एक फिक्स्ड ग्रेजुएटेड स्केल इस पे एक तो लगाया गया है। स्केल लगाया गया हो, मैंने बताया आपको वर्नियर स्केल लगाया हुआ है, ठीक। दिस लोड कीप्स द वायर स्टेट, यानी कि जो वायर ए है इसके नीचे ये देखिए यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है? एक लोड लगा। चूंकि एक लोड लगा हुआ है तो लोड क्या करेगा? उस वायर को एकदम स्ट्रेट खींच के रखेगा, ठीक। तो ये थी वायर ए का सेटअप जो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने मेन वायर की तरफ जिसका हमें यंग मॉडुलस निकालना है, वो है वायर बी। ये देखिए वायर बी। तो जो वायर बी है ये ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ इज ऑल्सो सस्पेंडेड, यानी कि दोनों की जो लेंथ है वो लगभग लगभग बराबर ही होनी चाहिए, वरना जो सेटअप है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि दोनों वायर की लेंथ अप्रोक्स क्या हो? सेम हो। एक रेफरेंस वायर है और एक हमारा मेन वायर है जिसकी हमें यंग मॉडुलस फाइंड आउट करनी है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो इसके आगे जो हमारे पास है वो स्केल की चर्चा है। स्केल कैसा स्केल है? वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल लगा हुआ है, ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है यही हमारा क्या है? वर्नियर स्केल। बात समझ में आ गई होगी। वर्नियर स्केल कोई खास बात नहीं है। वर्नियर स्केल कैन स्लाइड अगेंस्ट द मेन स्केल अटैच टू रेफरेंस वायर, ठीक। यानी कि जो ये आपका ए वायर है, इस वायर के रिस्पेक्ट में आप इस स्केल को, ये जो स्केल लगा हुआ है, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे अपनी जरूरत के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा क्या है कि हैंगर लगा हुआ है लोअर एंड ऑफ द वर्नियर स्केल। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक हैंगर, जिस हैंगर से आप लोड को लटकाते हैं। तो ये बेसिक हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? सेटअप। हमने आखिर लैब में सेटअप कैसे किया, ये बात आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की कहानी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सम इनिशियल लोड से 1 kg और 2 kg is kept on hanger। तो हम क्या करते हैं? हैंगर पर 1 kg या 2 kg का जो लोड है वो लटका देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये आपका 1 kg या 2 kg का एक लोड है, ठीक है ना। इसको हम इस पे हैंग कर देते हैं। बहुत बढ़िया भाई। आगे क्या है? द सेटअप इज लेफ्ट फॉर अबाउट a minute so that the elongation take place fully। क्या मतलब हुआ इसका? अब मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम देखिए ये भी वेट है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि हमने वेट लटकाया अपने वायर बी के नीचे जो हैंगर है, उस हैंगर में वेट को लटका दिया। लटकाने के बाद हम आराम से टहल रहे हैं, घर चले आए, दूसरे दिन आए वापस, हमने देखा, चेक किया कि भाई जो स्केल है उसकी रीडिंग कैसे कैसे चेंज हो गई। कोई बात खास बात नहीं है, सबको पता है कि स्केल है तो भाई रीडिंग तो चेंज होगी, नो डाउट। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो स्केल की रीडिंग चेंज हो गई उसको हमने नोट किया। फिर हमने क्या किया, अब हमने वेट उसमें और बढ़ा दिया। ये जो आपको वेट दिख रहा है, इसको वेट को हम बढ़ाते जा रहे हैं। द वेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू परमिसिबल वेट। अब ये परमिसिबल वेट का मतलब क्या है, इतना ज्यादा वेट नहीं डाल देने का वायर ही टूट जाए। तो जितना वायर वेट बियर कर सकता है अप टू द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, हम उतना वेट उस पर मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोड को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे बढ़ाने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जो वायर की लेंथ है वो भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। वायर की लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें स्किल की रीडिंग भी नोट करनी होती है। ये बात थी कि जब हम वायर चढ़ा रहे थे धीरे धीरे, और वायर को धीरे धीरे सॉरी लोड को चढ़ा रहे थे और वायर धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए उसको। हमने 2 दिन का समय लिया, 3 दिन का समय लिया, हमने ये देखा कि वायर कैसे कैसे बढ़ रहा है। उसकी रीडिंग नोट करते रहे, लगातार वेट बढ़ाते रहे और रीडिंग को नोट करते रहे। तो ये काम हमने किया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि अभी हमने क्या किया था, धीरे धीरे वेट को बढ़ाया। अब जैसे जैसे हमने वेट को बढ़ाया वैसे वैसे अब वेट को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि सबसे पहले ऊपर वाला वेट हटाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला वेट हटाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला वेट हटाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वेट को कम करते चले जाएंगे। तो पहले हम क्या कर रहे थे, वेट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, वेट को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब इंक्रीज कर रहे थे तो स्केल की रीडिंग बढ़ रही थी, जब हम डिक्रीज करेंगे तो स्केल की रीडिंग धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो हमने अप्रॉक्स 3 डेज का टाइम दिया था वेट को इंक्रीज करने का, और अब अप्रॉक्स लगभग वही हम टाइम देने वाले हैं वेट को डिक्रीज करने में। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने थोड़ा वेट चढ़ाया, बढ़ाया उसमें, और जब वेट बढ़ाया तो फिर हमने नेक्स्ट डे आके रीडिंग नोट की। तो उसी तरीके जब हम वेट हटाएंगे तो नेक्स्ट डे ही हम उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो एक एक दिन में चढ़ाया और उतार लिया एक साथ, ये नहीं करेंगे। अगर हम पर डे एक एक वेट बढ़ा रहे हैं तो उसको हम पर डे वन वन वेट ही रिमूव भी करेंगे, और चढ़ाते समय भी रीडिंग नोट करेंगे और उतारते समय भी रीडिंग्स नोट करेंगे। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं, इतना हमने कर लिया, यानी कि हमने वेट को चढ़ाया भी तो वेट को उतारा भी। वेट को चढ़ाने और वेट को उतारते समय हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जब हम इंक्रीज कर रहे थे वेट को, जब वेट हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो उस समय पहले लेंथ मान लो L1 थी, फिर L2 हो गई, फिर L3 हो गई। ये लेंथ क्या हुई, बड़ी वाली लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है। L1 L2 L3 क्या है, इंक्रीज द लेंथ, जो लेंथ बड़ी हुई है वो वाली लेंथ। फिर हमने क्या किया, डिक्रीज किया, वेट को धीरे धीरे डिक्रीज किया। जब डिक्रीज किया तो फिर से लेंथ L1 L2 और L3 आई। ठीक, तो इस तरीके से जब हमने इंक्रीज किया और जब हमने डिक्रीज किया तो हमें L1 दो रीडिंग मिलेंगी, L1 की दो रीडिंग मिलेंगी, L2 की दो ही रीडिंग मिलेंगी L3 की। यानी कि L1 और ये L1, चलिए डिक्रीज में डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो जो L1 और L1 डैश है ये सेम वेट के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 1 kg लगाया तो रीडिंग आई 1 L1, और जब आपने 1 kg ही हटाया तो रीडिंग्स आ गई L1 डैश। इसी तरीके से जब आपने 2 kg वेट उस पर लोड कर दिया तो रीडिंग आ गई L2, और जब 2 ही kg आपने रिमूव कर दिया तो रीडिंग आ गई L2 डैश। फिर आपने 3 kg का वेट उसमें लगा दिया
तो जब 3 kg का वेट लगाया तो आपकी रीडिंग आ गई L3, और जब आपने वही 3 kg हटाया तो रीडिंग आ गई L3 डैश। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द लोड वी हैव सम रीडिंग्स L1 L1 डैश, L2 L2 डैश एंड L3 L3 डैश। तो खास बात नहीं, बहुत बढ़िया है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका मीन ले लेना है। तो L1 और L1 डैश का मीन क्या हो जाएगा, L1 प्लस L1 डैश बाई 2। ये इसी तरीके से मीन ले लिया हमने L2 प्लस L2 डैश बाई 2। इसी तरीके से हमने मीन ले लिया L3 प्लस L3 डैश बाई 2। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। इसी को हम बोल दे रहे हैं, कुछ नाम दे देते हैं, चलिए x मान लेते हैं कि जो भी आया वो x वैल्यू हो गई, जो भी आई वो y वैल्यू हो गई, और जो भी यहाँ पर आया वो वैल्यू हो गई z। तो x हमें कब मिला था, जब वेट था 1 kg। y रीडिंग कब मिली, जब वेट हो गया 2 kg। z रीडिंग कब मिली, जब वेट हमारा क्या था 3 kg। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो अब हमने क्या किया, आप देख सकते हैं ये एक ग्राफ हमने प्लॉट किया। ग्राफ किस किस के बीच में है, ग्राफ है एक्स वाई जेड वर्सेस 1 2 3 kg। तो एक्स वाई जेड दैट विल बी इन मिलीमीटर में भी, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है ना। मिलीमीटर में हो सकती हैं, सेंटीमीटर में हो सकती हैं, मीटर में तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। मिलीमीटर जहां तक मोस्ट सुटेबल है। तो मिलीमीटर में एक्स वाई जेड है, और केजी में आपके 1 2 3 जो कि लोड है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ग्राफ प्लॉट किया तो आइडियली स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। तो ये हमारे पास जब वो 1 kg था, उस समय जो एक्सटेंशन था वो x था। जब हमने इधर लोड को बढ़ा करके 2 kg कर दिया तो एक्सटेंशन भी बढ़ करके y हो गया, और इसी तरीके से जब हमने लोड को बढ़ा के 3 kg कर दिया तो हमारा जो एक्सटेंशन था वो z हो गया। तो इस तरीके से हम लगातार वेट को बढ़ाते उतारते हैं, एवरेज निकालते हैं, और फाइनली हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इतनी बात कहानी समझ में आती, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक क्या किया, बेसिकली हमने सिर्फ ये किया कि हमने लोड चढ़ाए L1 L2 L3 रीडिंग्स मिली, लोड उतारे L1 डैश L2 डैश L3 डैश रीडिंग्स मिल गई। हमने एवरेज निकाल लिया, जो एवरेज आया वो हो गया x y और z। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 kg वाले वेट को चढ़ाया और उतारा। 2 kg को जब चढ़ाया उतारा तो रीडिंग आई y, और जब 3 kg को चढ़ाया और हटाया तो रीडिंग आ गई z। ग्राफ बन के तैयार है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हो, बहुत आसान है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमने फाइंड किया स्लोप। क्या फाइंड किया, स्लोप। आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। अगर यहाँ पर हम एंगल थीटा मान लें, कहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो टेन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए इसको नाम देते हैं O, दैट इज A, दैट इज B। तो परपेंडिकुलर जो है आपका दैट इज AB, और जो बेस है दैट इज OB। ये है टेन थीटा। तो जाहिर सी बात है AB आपकी क्या है, लेंथ है, तो L हो गया, और OB आपका क्या है, लोड है, वेट है। तो वेट क्या होता है, mg। तो टेन थीटा दैट इज इक्वल L अपॉन mg। तो ये देखिए फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, टेन थीटा इक्वल L अपॉन mg। यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए थी, एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में भी आई जरूर होगी, ठीक। अब आगे आगे का स्टेप कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है यंग मॉडल्स का फॉर्मूला। अगर आपको याद है, ये देखिए यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको रफ कर दें और फिर आपको समझाते हैं। देखिए y का फॉर्मूला आप जानते थे क्या था, एफ अपॉन ए डिवाइड बाई एल अपॉन कैपिटल एल। यही था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसको आपने क्या लिखा था, एफ अपॉन ए, और इनटू में जब लिखा आपने तो क्या हुआ कि जो आपकी कैपिटल एल है वो ऊपर चली गई थी और स्मॉल एल नीचे आ जाएगी। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। फोर्स
फोर्स की जगह क्या है, वेट है, तो फोर्स दैट इज इक्वल mg, एरिया, एरिया दैट इज योर पाई आर स्क्वायर, ठीक, दैट इज योर कैपिटल एल, दैट इज योर स्मॉल एल। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया, देखिए ये रिलेशन आया tan थीटा दैट इज L अपॉन mg, तो mg अपॉन L, ये देखिए mg अपॉन L, तो अगर हम mg अपॉन L की वैल्यू फाइंड किए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए L और पाई आर स्क्वायर को तो टच ही नहीं करना है, और mg अपॉन L की का आपने लिख देना है 1 अपॉन tan थीटा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। तो देखिए अगर आपने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया, एल आपको पता है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है ना, जो वायर जिसका आप यंग मॉडल निकाले उसकी रेडियस आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर से, तो आप आर निकाल चुके हैं, आप एल जानते हैं, आप टेन थीटा अपने ग्राफ से फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब आप सारी वैल्यूज, एल की वैल्यू भी आप जान गए, आर की वैल्यू जान गए, टेन थीटा की वैल्यू भी जान गए, और अगर सारी वैल्यूज हम जान गए उसको रखें तो हम किसकी वैल्यू जान जाएंगे, तो वाई की वैल्यू जान जाएंगे। तो इस तरीके से हम बड़े ही आराम से लैब में किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आता। एक बार फिर से मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा दूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वेट 1 kg है, ये वेट 2 kg है, ये वेट 3 kg है, तो हम लगातार पहले 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg को एक एक दिन बढ़ाते जाते हैं। हम लैब में गए, ऑपरेटर सेटअप कर दिया, हमने पहले 1 kg का वेट रखा, घर चले आए। दूसरे दिन गए, हमने देख लिया वर्नियर स्केल से कि आखिर इसमें रीडिंग कितनी आएगी, उस रीडिंग को नोट कर लिया। दूसरे दिन जब रीडिंग नोट कर लिया, फिर हमने 2 kg का वेट रख दिया, 1 kg के साथ 1 kg तो लगा हुआ है, उसके ऊपर हमने 2 kg रख दिया। नेक्स्ट डे आए, रीडिंग नोट कर ली, फिर उसके नेक्स्ट डे 3 kg लगा दिया, फिर सबसे पहले 3 kg हटाया, फिर 2 kg हटाया, फिर 1 kg हटाया। तो वेट के रिस्पेक्ट में जो भी लेंथ है हमारे चढ़ाने और उतारने में आई थी, उनको हमने L1 L1 डैश, L2 L2 डैश और L3 L3 डैश बोल दिया। एवरेज फाइंड कर लिया, जो एवरेज आया उसको हमने XYZ मान करके और ग्राफ प्लॉट कर लिया, जो कि अप्रोक्स लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। tan थीटा फाइंड हो जाएगा स्लोप से, और हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें हम एल, आर और tan थीटा की वैल्यू जैसे ही रखेंगे वाई ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अगर कोई भी डाउट आपको में आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। ओके, थैंक यू वेरी मच।